अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 4 लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। इस पे हम लोग ये देखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो बेसिक रूल हमें जहन में रखना पड़ता है वो ये है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आने के लिए दो जो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई किए जाते हैं उनकी शेप कैसी आनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले जो हमें रूल ज़हन में रखना है, आप देखें तो यहाँ पे एक ए और बी दो मैट्रिक्स हैं। इसमें पहला जो ए है इसमें रो की तादाद m है और कॉलम की तादाद n है। इसी तरीके से जो बी मैट्रिक्स है उसमें रो की तादाद n है और कॉलम की तादाद p है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों मैट्रिक्स में एक चीज़ सेम है, वो क्या है, n और n। मीन के पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल ना होती तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। तो फिर मैं रिपीट करता हूँ कि मैट्रिक्स तब मल्टीप्लाई होना पॉसिबल होता है जब दो मैट्रिक्स में पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो अगर इक्वल हों तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है। और इसका जवाब हमेशा पहले के रो और दूसरे के कॉलम के मुताबिक आता है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि आपके पास अगर m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 2 है और p की वैल्यू 5 है, तो अब यानी कि जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दो मैट्रिक्स को, तो आपका जवाब जो है 3 और इधर जो 5 है वो आएगा। आप इसको देखें, जैसे कि ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इन दो मैट्रिक्स में जो यहाँ पे रोज़ हैं वो 4 हैं और इसमें कॉलम 3 हैं। इसी तरीके से इसमें रोज़ 3 हैं और कॉलम 2 हैं। अब आप अगर देखें तो इस पहले की रोज़ 4 हैं और दूसरे के कॉलम हमारे पास इसके ये 2 हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हम a11 को b11 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए पहले की रोज़ और दूसरे के कॉलम इक्वल आने चाहिए। पहले के रो हैं, ये एक रो है, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। तो पहले की रो और दूसरे के कॉलम, यहाँ पे कलर में आप देख रहे हैं थोड़ा सा कलर हुआ है। मीन ये कि आप इस सारे को इस सारे से मल्टीप्लाई करें। कैसे करेंगे, आप लिखेंगे a11 को b11 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a12 को b21 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर a13 को b31 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये पूरी की पूरी रो इससे मल्टीप्लाई हो चुकी है। इसी तरीके से फिर दोबारा से हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर पहले की रो और दूसरे के कॉलम एक जितने हों, अगर जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें इसके कॉलमों की तादाद 3 है, जैसे यहाँ n थी और इसकी रो की तादाद 3 है, तो इनको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। तो इसमें हम देखते हैं पहले के कॉलम 3 और दूसरी की रो अगर इक्वल हों तो मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। अगर शुरू में मैंने इसको गलत बोला हो तो उसको देख लीजिएगा। हमेशा से क्या होता है, पहले के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो इक्वल होनी चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आप देखें तो इसके 3 कॉलम हैं, इस मैट्रिक्स के 3 कॉलम हैं। एक 3 4 6 ये एक कॉलम है, 5 0 -3 दूसरा कॉलम है और -1 2 और 2 जो है ये जो है हमारे पास तीसरा कॉलम है। और इसी तरीके से अगर इसकी रो देखें तो ये सारी एक रो है, ये 2 है और ये 3 है। तो पहले के 3 कॉलम और दूसरे की 3 रोज़ हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब देखें ये मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 2 6, ये इसमें सारा कंबाइन करके लिखा हुआ है रिज़ल्ट। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में फिर भी प्रॉब्लम है तो हमारे 9th क्लास के लेक्चर ओपन करें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से और उनको आप डीपली देख लें। चूँकि हमने यहाँ पे हायर लेवल के मैथमेटिक्स में चूँकि नेक्स्ट हमने बढ़ना है, जस्ट हमने ये कुछ रूल याद रखने हैं
कि जो रिज़ल्ट आता है हमारे पास पहले की रो और दूसरे के कॉलमों के इक्वल आंसर आया करता है। अब हम आते हैं, जैसे नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स एंड अ वेक्टर। वेक्टर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल वही रूल है जो प्रीवियसली आपने देखा। और इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम वेक्टर, दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इनको वेक्टर हम क्यों बोलते हैं, इसलिए क्योंकि इन दोनों में रो और कॉलम एक एक है। इसके बाद हमारे पास जनरली जो ए बी होता है वो बी ए के इक्वल नहीं होता। आप देखते हैं कि जब एक मैट्रिक्स हो, ए को बी से मल्टीप्लाई करो और फिर उल्टा मल्टीप्लाई करें यानी बी को ए के साथ, तो दोनों के आंसर सेम नहीं आते। और कभी कभार सेम भी आ जाते हैं, लेकिन वो आप ये कह सकते हैं कि वो कभी कुछ ख़ास किस्म के मैट्रिक्स हों कि हम उनको इस तरह तरतीब में लिखें, लेकिन जनरली ये होता है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो आपने यही रूल ज़हन में रखना है कि ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होते। इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इसने ये जो दूसरे नंबर पे है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैट्रिसेस के अंदर होल्ड करती है, यानी कि आप ये दूसरे नंबर वाली, और ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी मैट्रिसेस में होल्ड करती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रोज एंड कॉलम वेक्टर। अब हम यहाँ पे ए बी को मल्टीप्लाई करें, सिंपल बेसिक वही रूल है, पैरेलल प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑन द कंप्यूटर। ये वही पैरेलल प्रोसेसिंग यहाँ पे जो उसका मेन ये ले रहा होता है कि आप ए को बी के साथ पैरेलली मल्टीप्लाई करते हैं। तो और ये मल्टीप्लिकेशन जो है थ्रू कंप्यूटर, हमारी इस वेबसाइट पे आप अगर इसको सीखना चाहते हैं कि आप लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को, तो आप कंप्यूटर के थ्रू तो आप इसमें मैथमेटिका सीख सकते हैं, मैपल सीख सकते हैं, मैटलैब का यूज़ कर सकते हैं, जो कि सारे लेक्चर आपको इस वेबसाइट से मिल जाएंगे। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये है मोटिवेशन है, हम मल्टीप्लिकेशन बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हम बात कर रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। यहाँ पे देखें, जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही हो तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक y1 लिखा है और ये इक्वल है, कोई कोफिशिएंट है उसके साथ x1 लिखा हुआ है, फिर ये कोफिशिएंट है उसके साथ x2 है। सेम ये दो इक्वेशन दी हुई हैं। अब हमने इन्हीं इक्वेशनों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। y1 और y2 है, यहाँ पे ax है, ax मीन कि यहाँ से हमने a वाली टर्म अलहदा कर ली और x वाली, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है। तो ये हमारे पास है सिंपल, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, अब हम आते हैं यहाँ पे। अब हम सपोज़ कर रहे हैं, नाउ सपोज फर्दर दैट x1 x2 सिस्टम इज़ रिलेटेड टू w1 w2 सिस्टम इन अदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। पहले हमने ये ली थी, इसको लिखा था, अब हम एक और लेते हैं और उसमें हमने लिख लिया b और w। फ़र्क क्या है इन दोनों में, इसमें कोफिशिएंट और थे, इसमें कोफिशिएंट भी बदल गए हैं और ये जो x1 x2 की जगह ये है हमारे पास। अब इसमें जिसका जो एलिमेंट x था, अब वो x मज़ीद किसी चीज़ पे डिपेंड करने लगा है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, w पे, और जो w है वो फर्दर जो है वो डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे w को हमने CW लिख लिया y पे। तो आपने एक रिलेशन देखा है यहाँ पे कि हमने देखा कि जो y है वो x डिपेंडेंट है और x जो है वो w डिपेंडेंट है और जो w है वो दोबारा से y डिपेंडेंट है। इन सब केस को अगर आप गौर से देखें तो आपको ये समझ आएगा कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको इस फॉर्म में लिख लिया। हमने कहा कि x एक और मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो कि ये है, और तीसरे नंबर पे हम कहते हैं कि जो w है वो भी y पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर हमने इसको यूँ लिखा। अब इन तीनों को ये जो रिज़ल्ट हैं, y का ये रिज़ल्ट, ये वाला y का रिज़ल्ट और ये वाला जो रिज़ल्ट है, इन दोनों को सेपरेटली हमने जाके इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन में ये 7 और 6
सब्स्टिट्यूट किया है 7 इंटू 6 से, और ये हमने y1 लिया और y2 लिया, इसी तरीके से हमने इनको कंपेयर किया विद 8 के साथ, तो हमारा रिज़ल्ट ये बना। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 8 है ये वाली, इससे कंपेयर करने के बाद यानी हमने 7 को जाके 6 में पुट किया, जो आंसर आया उसको कंपेयर किया इस इक्वेशन के तीसरी के साथ, हमें रिज़ल्ट ये मिला। इसको हम कह रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन मीन कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ था, उसके अंदर मौजूद जो अननोन थे वो फर्दर मोर किसी और चीज़ पे डिपेंड कर रहे थे। हमने वो जैसे कि यहाँ पे जो y है वो डिपेंड कर रहा है x पे, और जो x है वो w पे, और w जो है दोबारा से y से। तो इस रिलेशन को अगर हम लोग देखें तो रिज़ल्ट आता है C इज़ इक्वल टू ए बी विच इज़ द प्रोडक्ट एज इन 1। तो फिर अगर हम यहाँ पे ये कहते हैं अगर मैट्रिक्स लार्ज हो, मतलब ये कि अगर ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 के बजाय 3 क्रॉस 3 हो, 4 क्रॉस 4 हो, और इससे भी एक्सटेंडेड हो, तो सेम प्रोसीजर अप्लाई होता है। तो ये है आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम बात कर रहे हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसपोज की बात करेंगे।